प्लीज़ मुझे पैसे दे दो। मैं तुम्हारे पैसे जल्दी ही लौटा दूंगी। मेरे पापा अस्पताल में हैं। अगर उनका इलाज ना हुआ तो वो मर जाएंगे। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। आज 30 साल का घमंडी जोहान अपने दुश्मन की बेटी को शादी का ऑफर कर रहा था। 20 साल के उरूज ने उन पेपर्स पर साइन कर दिए और अगले ही पल जोहान खान उसे कमरे में ले गया। उरूज का दिल धक से रह गया जब जोहान ने शादी से पहले ही उसके करीब होते हुए उसके होठों पर कॉलेज की सबसे बिगड़ी हुई रईसजादी उरूज मामून, उससे कोई भी पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। वो जो चाहती चुटकियों में हासिल कर लेती। कॉलेज की बहुत सी लड़कियां उसकी दोस्ती के लिए तरसती थीं। अपनी सहेलियों को महंगे महंगे गिफ्ट देना उसका पसंदीदा शौक था। अरे उरूज, ये तो बहुत महंगा लगता है। सुम्बुल ने उसके दिए हुए गिफ्ट की ओर देखते हुए कहा। वो एक इम्पोर्टेंट परफ्यूम की बोतल थी। गिफ्ट लेते हुए सुम्बुल थोड़ा हिचकिचाई। अरे इतना भी महंगा नहीं है मेरी जान, रखो इसे और इस्तेमाल करो। इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त है, जस्ट लाइक इट। उरूज ने अदा से मुस्कुराकर कहा। यार, ये घड़ी भी बहुत एक्सपेंसिव लग रही है। तुम्हारी चॉइस की तो कोई मिसाल ही नहीं। उरूज की दोस्त नीलम ने उसकी दी हुई घड़ी कलाई पर पहनते हुए तारीफ की। हाँ वाकई, उरूज की चॉइस सबसे हटकर और सबसे जुदा होती है। अब एक बात सब अपने अपने कान खोलकर सुन लो। 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है और तुम सबको आना है। गिफ्ट्स वगैरह लाने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें गिफ्ट्स मेरी तरफ से मिलेंगे। मतलब अभी तुम हमें गिफ्ट दे रही हो और जब हम तुम्हारी बर्थडे पार्टी पर आएंगे तभी हमें गिफ्ट मिलेंगे? यस, उरूज ने फिर एक अदा से मुस्कुराते हुए कहा। यार उरूज, दोस्त हो तुम जैसी, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। नीलम ने दिल से तारीफ की तो उरूज ने और भी अकड़ के साथ गर्दन उठा ली। मामून शमसी, एक मशहूर बिजनेसमैन की इकलौती बेटी उरूज मामून शमसी की आज 19वीं सालगिरह बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही थी। हर अमीर घराने को उन्होंने इनवाइट किया था। इस वक्त उरूज एक बारबी फ्रॉक पहनकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। एक स्पॉटलाइट उस पर जगमगा रही थी। सफ़ेद रंग की बारबी फ्रॉक में वो बिल्कुल एक छोटी सी गुड़िया लग रही थी। हर किसी की निगाहों में उसके लिए जलन और रश्क था। खुद तो वो नाजुक सी परी थी ही, ऊपर से दौलत ने जैसे उसे और भी चमका दिया था। मामून शमसी अपनी बेटी का हाथ थामने के लिए सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके पास आए। अगले ही पल उन्होंने अपनी हथेली उसकी तरफ बढ़ाई तो उस घमंडी हसीना ने अपनी नाजुक हथेली अपने पापा के हाथ में रख दी। लाइट म्यूजिक के साथ दोनों नीचे सीढ़ियां उतरने लगे। चारों तरफ तालियों की गूंज थी। कैमरामैन उसकी खूबसूरती को अलग अलग पोज में कैद कर रहे थे। तालियों के शोर में उरूज मामून शमसी ने बारबी डॉल वाला केक काटा। उसकी फ्रेंड्स आगे बढ़कर उसे बहुत प्यार से विश कर रही थीं, जिसे वो पूरी अकड़ के साथ स्वीकार भी कर रही थी। तभी अचानक लाइट बंद हो गई। ये सब क्या है? नसीर, असबद, अकरम, ये लाइट क्यों चली गई? अभी उनके शब्द मुंह में ही थे कि लाइट वापस आ गई, लेकिन जब उन्होंने अपने पास नज़र दौड़ाई तो अचानक दिल को कुछ हुआ, जैसे दिल ने धड़कने से इनकार कर दिया हो। उनकी बेटी, जो कुछ देर पहले उनके पास खड़ी मुस्कुरा रही थी, अब वहाँ नहीं थी। उरूज, उरूज मेरी बेटी! वो पागलों की तरह इधर उधर उसे ढूंढने लगे। हर चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। अचानक से उरूज कहाँ गायब हो गई थी? वो कहाँ गई? किसी को कुछ पता नहीं था। उरूज, वो चिल्लाए, लेकिन उनकी बेटी उरूज कहीं नहीं थी। उरूज को जब होश आया तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। दिमाग पर जोर डाला तो सब कुछ याद आने लगा। डर की एक तेज लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। सिर में तेज दर्द था और चक्कर भी आ रहे थे। धीरे धीरे वो अपनी जगह से उठी और अंदाजे से दरवाजे की ओर बढ़ने लगी, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही वो लड़खड़ाकर गिर गई। उसे जोर का झटका लगा। उसके एक पैर में जंजीर बंधी थी। उरूज ने उसे उतारने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। कोई है? प्लीज़ मेरी मदद करो, कोई है? वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जहाँ उसे कैद किया गया था वहाँ कोई जिंदा इंसान था ही नहीं। उसके चारों तरफ घना जंगल था और उस जंगल के बीचों बीच वो एक कॉटेज थी। अंधेरे की वजह से उसे यही समझ आया कि शायद रात हो चुकी है। उसे अपने घर की याद सताने लगी, अपने पापा की। आज तो उसका बर्थडे था, अभी तो बस थीम केक ही काटा था, और ये सब। पापा, पापा प्लीज़ कम से मी। वो वहीं ज़मीन पर घुटनों में सिर छुपाकर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। पापा, मुझे यहाँ से ले जाइए। वो हिचकियाँ लेते हुए अपने पापा को याद कर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था अब किस्मत उसके साथ एक नया खेल खेलने वाली थी।
वो घमंडी लड़की अब अपनी सारी अकड़ खोने वाली थी। काफ़ी देर तक आंसू बहते रहे, तभी अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और उरूज का दिल उछलकर गले में आ गया। वो सांस रोके दरवाजे की ओर देखने लगी। अकरम खान, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, हर हाल में। मामून शमसी इस वक्त तो गुस्से की इंतहा पर थे। पुलिस की मदद लें, अकरम खान ने सलाह दी। नहीं, बिल्कुल नहीं। पता नहीं कौन है, क्या चाहता है। यकीनन पैसों के लिए उठाकर ले गया होगा मेरी बच्ची को। वो मासूम है अकरम खान, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हर तरफ अपने आदमी फैला दो। मुझे मेरी बेटी हर हाल में सुबह से पहले पहले सही सलामत वापस चाहिए। सुना तुमने? मामून शमसी के हाथ बंधे हुए थे। वो पुलिस की मदद नहीं ले पा रहे थे। जिसने भी उरूज को किडनैप किया था वो बेहद चालाक और शातिर था, जिसने उनके बिल्कुल पास से उनकी बेटी को इतनी आसानी से उठा लिया था। अगर वो पुलिस की मदद लेते तो वो सब जान जाता और ऐसी हालत में वो उरूज के लिए कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। उरूज को एक भी खरोंच आना वो किसी भी तौर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उरूज उनकी जान थी, उनका सब कुछ थी। उसके बिना जीने का वो ख्याल भी नहीं कर सकते थे। उनके लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। कब से मोबाइल हाथ में थामे वो उसके कॉल का इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन शाम से रात हो गई थी और अभी तक किसी ने भी उससे संपर्क करने की कोशिश नहीं की थी। सर, अब तो काफ़ी देर हो गई है, अकरम खान ने चिंता से कहा। तभी मामून शमसी के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आई। वहां मौजूद सभी लोग सतर्क हो गए। कॉल स्पीकर पर डालिए, उनके दोस्त साहजेब खान ने कहा। मामून शमसी ने धड़कते दिल से यस कहकर कॉल स्पीकर पर डाल दी। गुड गुड मिस्टर मामून शमसी, पहले राउंड में सफल हो गए आप। बहुत समझदारी से काम लिया है आपने कि आप पुलिस से दूर रहे। अब सेकेंड राउंड शुरू होता है। कल सुबह तक मेरे कॉल का इंतजार करना, लेकिन किसी को कुछ भी बताने की नाकाम कोशिश मत करना और पुलिस से तो बिल्कुल भी संपर्क मत करना अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? खुद पर काबू रखते हुए मामून शमसी ने उसकी बात काट कर पूछा। सुबह 7 बजे मेरे फ़ोन का इंतजार करना और ये याद रखना 24 घंटे मेरी नज़र तुम पर है। जरा सी भी चालाकी दिखाई तो बेटी तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन जिंदा नहीं। कॉल कट गई। हेलो हेलो, मामून शमसी बुरी तरह बेचैन हो गए। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। जिस अंदाज में वो आदमी धमकी दे रहा था, उनका दिल किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रहा था। सुबह तक का इंतजार उनके लिए जैसे अंगारों पर चलने जैसा था। शाहजेब साहब गहरी सांस छोड़ते रह गए, जबकि मामून शमसी सोफे पर ढह गए। आज उनके कंधे झुक चुके थे। वो एक बेटी के पिता हैं। आज उन्हें इस बात का गहरा एहसास हो रहा था। आंखों से आंसू गिरकर गालों पर बहने लगे। वो किस हाल में होगी, ये सोच मामून शमसी को चैन नहीं लेने दे रही थी। उसे कुछ ना हो, मामून शमसी बस अल्लाह से यही दुआ कर रहे थे। उनके दोस्त शाहजेब उन्हें तसल्ली दे रहे थे, लेकिन उनके दिल को किसी भी पल चैन नहीं मिल रहा था। उन्हें बस अपनी बेटी चाहिए थी, किसी भी कीमत पर। दरवाजे से अंदर आने वाले ने दीवार पर लगे एक बटन को दबाया और कमरे में पीली रोशनी फैल गई। उरूज ने अपनी आंखों पर हाथ रखा और धीरे से हटाकर सामने मास्क पहने खड़े आदमी को देखा। वेलकम टू अ डबल लाइफ मिस उरूज मामून शमसी, उस मास्क वाले आदमी ने कहा तो उरूज की तो सांसें ही अटक गईं। कौन हो तुम? उरूज के गले से मुश्किल से आवाज़ निकली। तुम्हारा डेबिल। वो उसके पास घुटनों के बल बैठा था। उरूज जैसे करंट खाकर पीछे हट गई। क्यों क्यों कैद किया है मुझे यहाँ? डर तो था, लेकिन हिम्मत करके पूछा। वो जानना चाहती थी आखिर उसे यहाँ लाने का मकसद क्या था। वो आदमी उठकर खड़ा हुआ और पॉकेट में हाथ डाले हुए दूर चला गया। कुछ डिमांड्स हैं मेरी तुम्हारे बाप से, पूरी होते ही तुम्हें छोड़ दूंगा। दीवार की तरफ रुख किए वो ठंडे लहजे में बोला। कैसी डिमांड? देखो, तुम्हें पैसे चाहिए ना, तुम मेरे पापा से जितने पैसे कहोगे वो तुम्हें दे देंगे, लेकिन प्लीज़ तुम मुझे छोड़ दो। कहते हुए उरूज के गालों पर आंसू बह निकले। मुझे जो चाहिए वो मैं हासिल कर ही लूँगा, तुम बस यहाँ सुकून से रहो। अब की बार वो पलट कर बोला तो उरूज को गुस्सा आ गया। अगर तुम्हारी डिमांड पैसे ही हैं तो मांग लो जितने चाहिए, मेरे पापा मुझ पर सब कुछ वार देंगे। उरूज ने बहुत मान और घमंड से कहा। यही तो देखना है कितना प्यार करता है आखिर वो आदमी तुमसे। देखना चाहता हूँ कि वो शख्स अपनी ज़िंदगी वारता है या नहीं। उसके रहस्यमयी लहजे पर उरूज अंदर तक सिहर गई। मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी बात का मतलब क्या है? क्या तुम उन्हें मारना चाहते हो? उरूज को यकीन आया।
मैं क्या चाहता हूँ और क्या नहीं, तुम अपने छोटे से दिमाग को ज़्यादा मत थकाओ। चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ। नहीं खाना मुझे खाना, समझे तुम? ले जाओ यहाँ से ये खाना। मुझे यहाँ से जाना है अपने घर। अगर तुमने मुझे नहीं जाने दिया तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, सुना तुमने? उरूस चिल्लाई थी। वेरी फनी। भाग जाना, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। वो जेब में हाथ डाले उसका मजाक उड़ाता हुआ हंसा था। लेकिन तुम जानती भी हो तुम कहाँ हो। अब की बार वो उसकी तरफ बढ़ते हुए ठंडे लहजे में बोला और उरूस सन्न रह गई। बस उसे देखती रही। शहर से बहुत दूर एक घना जंगल, और उस घने जंगलों में जंगली जानवरों का होना एक आम बात है। और उस जंगल के बीचों बीच एक कॉटेज, जहाँ इस वक्त तुम हो। तुम शोर मचाओ, चीखो चिल्लाओ, कोई सुनने वाला नहीं। हाँ, भाग जाओ और जंगल के जानवरों का खाना बन जाओ। मेरा न सही, किसी जंगली जानवर का भला जरूर हो जाएगा। आखिर में अपनी बात कहकर वो उसे अच्छा खासा डरा चुका था। एक पल के लिए रुककर उसने सामने खड़ी लड़की के डरे हुए चेहरे को देखा था, जो अभी कुछ देर पहले बड़ी बहादुर बन रही थी, लेकिन जानवरों का नाम सुनते ही उसका चेहरा डर के मारे सफ़ेद पड़ा था। अब उसके होठों पर एक हल्की सी तंजिया मुस्कान आई थी और वो वहाँ से निकलने लगा। रुको, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। नामुमकिन। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो कि जब तक मैं अपना मकसद हासिल नहीं कर लेता तुम मेरी कैद से छूट सकती हो। ये कहकर उसने अपने कदम दोबारा से दरवाजे की ओर बढ़ाए थे और उरूश का दिल बुरी तरह धड़क उठा था उसे जाते हुए देखकर। सुनो, मुझे अंधेरे से डर लगता है, प्लीज़ अंधेरा मत करना। उरूश रोते हुए अपनी कमजोरी उसे बता गई थी। एक पल को वो रुका, अपनी गहरी काली आंखों से उस मासूम के रोते चेहरे को देखा। उसका दिल उसकी ओर खींचने लगा, लेकिन अगले ही पल दिल को सख्त करते हुए जोर से दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गया। लेकिन लाइट बंद नहीं की। इतना एहसान वो उरूश पर कर गया था। उरूश वहीं एक कोने में बिस्तर के पास जमीन पर बैठ गई और आंसू बहाने लगी। हिचकियों से रोते हुए उसे अपने पापा याद आ रहे थे। सुबह 7 बजे के करीब उसका नंबर दोबारा कॉल आया था। उसने मामून शमसी से 500 करोड़ की डिमांड की थी। 500 करोड़ मतलब उनकी पूरी जायदाद, उनका बिजनेस, उनका घर, सब कुछ। मामून शमसी गहरी सोच में चले गए। उन्होंने फौरन अपनी जायदाद का अंदाजा लगाया, जो लगभग उतनी ही बनती थी। मामून शमसी ने अपना सिर सोफे की बैक से टिका लिया। इसका मतलब यही था, वो शातिर पहले से ही सब कुछ पता कर चुका था। मामून साहब ने उससे वक्त मांगा। इतनी सारी जायदाद और बिजनेस वगैरह सब कुछ बेचना आसान न था, और वो अपनी बेटी की खातिर सब कुछ करने को तैयार हो गए थे। उन्हें बस अपनी उरूश वापस चाहिए थी। सुबह का उजाला फैला तो दरवाज़ा खुला। वो मास्क वाला आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में अब नाश्ते की ट्रे थी, लेकिन नज़र टेबल पर गई। रात का खाना टेबल पर वैसे ही रखा था। उसने खाने को हाथ भी नहीं लगाया था, और उरूश जमीन पर घुटनों के गिर्द हाथ लपेटे बैठी थी। उस आदमी को सख्त गुस्सा आया और वो उसकी ओर बढ़ा। तुम्हारा दिमाग काम करता है या नहीं? खाना क्यों नहीं खाया? मैं तुम्हें पागल दिखाई देता हूँ क्या, जो तुम्हारे लिए खाना लाकर तुम्हारे आगे सर्व करता हूँ और तुम उसे हाथ भी नहीं लगाती? उसने उरूश को बाजू से पकड़कर झंझोड़ा, लेकिन अगले ही पल बुरी तरह ठिठका। उरूश को बहुत तेज बुखार था। वो परेशान हो गया। उसकी आंखें भी बंद थीं। डैम, इसे क्या हुआ? हेलो, सुनो उरूश, आंखें खोलो। उसने उसका गाल थपथपाया। उरूश मुश्किल से आंखें खोलती हुई उस मास्क वाले को अपने करीब झुका देखकर एकदम डरकर पीछे हटी थी। नहीं, मुझे मत छूना। शायद वो कोई सपना देख रही थी और उसी के असर में थी। उरूश को उठता देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक सुकून सा लहराया था। वो गहरा सांस छोड़ता हुआ उठा। अगर तुम चाहती हो कि तुम महफूज रहो और मैं तुम्हें कुछ न कहूँ, तो जैसा कहता हूँ वैसा करो, वरना। उस शख्स ने उरूज के डर का फ़ायदा उठाया। मैं वैसा ही करूँगी जैसा तुम कहोगे, लेकिन मुझसे दूर रहो। वो रोते हुए पीछे हटी। शायद वो रात भर रोती रही थी, क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी आंखें रोने की वजह से गुलाबी हो रही थीं, और बुखार की तेजी की वजह से दूधिया सफ़ेद चेहरा भी गुलाबी हो रहा था। एक पल के लिए वो इंसान उसके चेहरे से नजरें चुरा गया, लेकिन वो हमदर्दी में आकर अपने मकसद से पीछे नहीं हट सकता था। इसीलिए अपने दिल को फिर से कठोर बना लिया। ठीक है, ये नाश्ता करो और मैं मेडिसिन देता हूँ, वो खाओ। कुछ भी नहीं कहूँगा, वादा। उरूज ने जोर से हाँ में सर हिलाया और आगे बढ़ते हुए नाश्ते की ट्रे ले ली और ब्रेड का टुकड़ा तोड़ा। न जाने उस शख्स को क्या हुआ कि बिना पलक झपकाए वो उरूज को देखता चला गया। उस लड़की में उसे अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ और एकदम से उसकी धड़कन तेज हो गई। उरूज ने अपनी पलकों को उठाकर उसे देखा कि उसी पल उस मास्क वाले ने रुख मोड़ लिया।
मैंने खा लिया, बच्चों की तरह कहती वो शख्स के दिल को बेईमान कर रही थी। मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। वो दरवाजा बंद करता हुआ बाहर निकल गया। उरूज ने गाल पर आए आंसू पोंछे। कुछ ही देर में वो वापस आ गया। बुखार की टैबलेट उसे पकड़ाता हुआ पानी का गिलास भी उसकी ओर बढ़ा दिया। उरूज ने उसे हैरत से देखा। उस मास्क के पीछे छिपे चेहरे को पहचानने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके होठों और गहरी काली आंखों के सिवा कुछ नजर न आया। ऊपर बिस्तर पर जाओ, उसने हुक्म दिया। वो खामोशी से उठकर बिस्तर पर चली गई। उसे भी बिस्तर की ज़रूरत महसूस हो रही थी। बहुत ज़्यादा थकावट और तेज बुखार ने उसके होश उड़ा दिए थे। एक बात समझ नहीं आ रही, तुम मुझे उठाकर लाए हो और मेरा ख्याल भी रख रहे हो, आखिर ऐसा क्यों? तुम्हारे पेशे वाले लोग तो बहुत निर्दयी और बुरे होते हैं, लेटते हुए धीरे से उस शख्स से पूछा। क्योंकि तुम सोने की चिड़िया हो। तुम्हारे होते हुए ही तुम्हारे बाप से अपनी सारी डिमांड्स पूरी करवाऊंगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा काम तो खराब हो जाएगा ना। न जाने क्यों वो उसे सफाई देने लगा। तुम्हारा नाम क्या है? उरूज ने धीमे लहजे में पूछा। अब उसे उस इंसान से डर नहीं लग रहा था। वो जानती थी वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसका मकसद कुछ और था। डेविल। उसकी तरफ देखते हुए सख्ती से कहते हुए वो बाहर निकल गया। डेविल। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर उसने करवट बदली और आंखें मूंद लीं। सब कुछ बहुत आराम और बिना किसी रुकावट के हो गया था। उन्हें एक ऐसा बंदा मिल गया था जिसने उनसे सब कुछ खरीद लिया था। लेकिन वो कौन था? अचानक कहाँ से आ गया? मामून साहब नहीं जानते थे। शाम तक अपना सब कुछ सेल आउट करते हुए वो सारी रकम बैग्स में डलवा चुके थे। कंपनी के कुछ शेयर बचे थे, लेकिन फिर भी उनकी रकम पूरी हो गई थी। वो अब उस आदमी के फ़ोन का इंतजार कर रहे थे। उसने शाम का कहा था कि वो कॉल करेगा, लेकिन अभी तक दूसरी तरफ से कोई संपर्क नहीं किया गया था। मामून साहब परेशानी और बेचैनी के आलम में चक्कर लगा रहे थे और बुरी तरह बेचैन होते हुए बस एक ही दुआ कर रहे थे, ऐ खुदा मेरी बच्ची को कुछ ना हो। कैसी हो? नाश्ता देने के बाद वो अब आया था। उरूज उसके लाए हुए ट्राउज़र और टी शर्ट पहने हुए थी और बिस्तर में ही दुबकी हुई थी। इतनी छूट की थी डेविल ने कि उसके हाथ नहीं बांधे थे, क्योंकि कल ही वो यहाँ से भागने की कोशिश में खुद को चोट पहुँचा चुकी थी। उसके कंधे पर सख्त चोट आई थी और अब उस चोट का दर्द सहना उरूज के लिए मुश्किल हो रहा था। वो तो बहुत नाजुक सी थी। एक कांटा भी चुभ जाता तो घर के सारे नौकरों की जान हलक में आ जाती थी। पूरे घर को सर पर उठा लेती थी। कैद करके पूछते हो कैद होकर कैसी हूँ? उरूज ने तंज किया। डेविल ने अपना रुख बदला। उसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था। तुम्हारे जख्म की ड्रेसिंग करनी है। डेविल आगे बढ़ा। वहीं रुक जाओ। खबरदार जो मेरे करीब भी आए। तुमने वादा किया था मुझसे कि अगर मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी तो तुम मेरे करीब भी नहीं आओगे। मुझे बता दो, मैं खुद कर लूँगी। उरूज के माथे पर बल पड़े। अगर तुम चुपचाप मेरी बात मान लोगी तो इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। डेविल ने अब उसे बातों में उलझाया। फ़ायदा? तुम मुझे कैद करके मुझे फ़ायदा दोगे? मुझे जो ये इतनी ज़्यादा चोट आई है ना, तुम्हारी वजह से आई है। न तुम मुझे कैद करते, ना मैं यहाँ से भागने की कोशिश करती, और ना मुझे ये चोट लगती जिसमें कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। माथे पर बल डाले वो उसे घूरते हुए बोली। अपने पापा से बात करना चाहती हो? डेविल ने बार ही बड़ा सख्त किया था कि उरूज का दिल जोरों से धड़का। क्या तुम वाकई मेरी बात? उरूज की पलकों में नमी उतर आई। अगर मेरी बात मानी तो सोच सकता हूँ इस बारे में, लेकिन तुम तो नहीं मानोगी तो छोड़ो। डेविल वापस जाने के लिए मुड़ा। नहीं रुको, मैं तैयार हूँ। उरूज ने फौरन हामी भरी। डेविल के चेहरे पर एक मुस्कान उभरी, लेकिन उरूज देख न सकी क्योंकि वो मास्क में था। वो आगे बढ़ा और उसकी शर्ट को कंधे से नीचे सरकाया। जख्म पर नज़र जमाए वो उसकी ड्रेसिंग चेंज कर रहा था, जबकि उरूज ने आंखें मीची हुई थीं। दर्द जो कुछ कम हो चुका था फिर से ताज़ा हो गया। आंखों में जब्त के बावजूद आंसू आ गए, जबकि डेविल अपना काम जल्दी ही ख़त्म करता पीछे हटने लगा। उरूज ने दूसरे हाथ से शर्ट ऊपर की। ये ठीक कब होगा? रुंधे लहजे में पूछा। हो जाएगा ठीक। डेविल को उसके आंसू न जाने क्यों बुरे लगने लगे थे। तुम्हारा नाम क्या है? उरूज के अचानक सवाल पर वो जो जा रहा था रुका, लेकिन पलटा न था। डेविल। असली नाम पूछा है, उरूज ने जोर देकर कहा। मुझे सब डेविल के नाम से ही जानते हैं, तुम भी यही याद रखो। डेविल ने सख्ती से कहा तो वो मुंह बिसूर कर चुप हो गई। सर, कोरियर आया है। मामून शमसी जो कब से उस आदमी के फ़ोन का इंतजार कर रहे थे, कोरियर देखते ही ठिठके। किसने मंगवाया है? मामून शमसी ने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा और फिर उस पैकेट को खोला। उसमें से कुछ तस्वीरें निकलीं।
मामून शमसी उन तस्वीरों को देखते ही सकते में आ गए। हर तस्वीर में उनकी बेटी थी, हाँ, उनकी इकलौती बेटी, जो कि बंधी हुई थी और आंसू लगातार बह रहे थे। आंखें फरियाद कर रही थीं कि मुझे यहाँ से ले जाएं। दो खामोश आंसू बहकर मामून शमसी के उन तस्वीरों पर गिरे थे। वो अपने दिल को सख्त किए उन तस्वीरों को देख रहे थे कि तभी फ़ोन की बेल बजी। मामून शमसी ने कॉल रिसीव की। कैसी लगी बेटी की तस्वीरें? तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है। अब मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। उनकी तड़प पर सामने वाला खुश हुआ। मिल जाएगी, मिल जाएगी। आज तस्वीरें मिली हैं, कल बेटी भी मिल जाएगी। याद रखना, जितनी ये बात राज रहेगी तुम्हारी बेटी उतनी ही सेफ रहेगी। मेरी अगली कॉल का इंतज़ार करो। साथ ही फ़ोन बंद हो गया। मामून शमसी बेबसी से सोफे पर ढहसे गए। सब कुछ देने को तैयार थे वो, लेकिन वो आदमी चाहता क्या था वो समझ नहीं पा रहे थे। अब तो खोल दो मेरे हाथ। उरूज सुबह से कुर्सी पर बंधी हुई थी और वो तो उसके हाथ बांध कर उसकी तस्वीरें बनाकर सुबह का गायब था और अब वापस लौटा था। उरूज को अब अपने ऊपर तरस और सामने वाले पर गुस्सा आ रहा था। डेविल ने आगे बढ़कर उसके हाथ खोल दिए। उरूज ने अपनी दुखती कलाइयों को देखते हुए हाथ की पीठ से अपने आंसू साफ किए। तुम एक बेहद घटिया इंसान हो, वो गुस्से से फुनकारी। तुमने अभी मेरा घटियापन देखा कहाँ है? डेविल ने उसे बालों से पकड़ा, उसका चेहरा ऊपर की ओर करता हुआ उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ता हुआ वो भी फुनकारा था। एक पल को तो उरूज का दिल सूखे पत्ते की तरह लड़ जा, लेकिन अगले ही लम्हे उसके चेहरे पर नफरत ही नफरत थी। हाँ, हो तुम घटिया इंसान, और ये बात आज तुमने खुद अपने मुंह से भी स्वीकार कर ली। मैं डरती नहीं तुमसे। कुछ ज़्यादा ही पर निकल रहे हैं। लगता है कुछ दिन भूखा ही रखना पड़ेगा तुम्हें, खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी। डेविल ने उसे झटके से पीछे धकेला और बाहर निकलता दरवाज़ा लॉक कर गया, जबकि उरूज के खामोश आंसू अब तेज रफ्तार से बहने लगे थे। कल तक तो उसके साथ अच्छे से व्यवहार कर रहा था, लेकिन आज उसका ये रूप एकदम से बदला हुआ सा था। उरूज की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उंगलियों पर दिन गिनना शुरू कर दिए। 4 या 5 दिन हो गए थे उसे इस कैद में रहते हुए। हमेशा की लापरवाह लड़की, उसने इस बात को गहराई से सोचा ही नहीं था कि वो 4 दिन से घर से लापता थी, एक अनजान आदमी की कैद में थी। जब यहाँ से छूट कर जाएगी तो लोगों को क्या जवाब देगी? पहली बार उसे इस बात का एहसास हुआ था। हर कोई उसकी तरफ उंगली उठाएगा। कैसे वो लोगों की शक भरी निगाहों का सामना करेगी? क्या उसके पापा की वो इज्जत, वो सम्मान वैसा ही रहेगा जैसा पहले था? जब उनकी जवान बेटी 4 दिन एक अनजान गैर आदमी के साथ टाइम गुजार कर वापस आएगी तो उनका सर शर्म और बेबसी से झुक जाएगा। पहली बार उसका दिल ये सब कुछ सोचकर धक से हुआ था। तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? डेविल ने गुस्से से कामरान के हाथ से सामान लेते हुए कहा। आपको ये सब देना जरूरी था, इसीलिए। उसकी नज़रों ने इधर उधर कुछ तलाशना चाहा। ठीक है, अब निकलो यहाँ से। डेविल को उसकी वहाँ मौजूदगी सख्त नापसंद आ रही थी। वो एक नंबर का अय्याश इंसान था, पर उसे रखने की वजह उसके पापा थे और वो वैसे भी डेविल से डरता था। हाँ, जा रहा हूँ। शैतानियत से मुस्कुराता हुआ वो कॉटेज से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद डेविल अंदर कमरे में आया, लॉक खोला और उरूज के पास रूम में आया। ये लो, ये सब सामान। बहुत जल्द तुम्हारे यहाँ से जाने का इंतजाम हो जाएगा। मास्क पहने डेविल ने उसे अपनी तरफ से खुशी की बात बताई, लेकिन उसका चेहरा बेअसर रहा। लगता है जाने की खुशी नहीं हुई तुम्हें। वो तंज से उसके करीब बैठा था। क्या तुम मुझे यहीं नहीं रख सकते हमेशा के लिए? न जाने उरूज के दिमाग में क्या चल रहा था। क्या मतलब? डेविल का दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे यहाँ कितने दिन हो गए हैं? उरूज ने संजीदगी से पूछा। लगभग 4 दिन से ऊपर। डेविल ने उसके चेहरे